नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बड़ी कवरेज लेकर और सबसे बड़ा सवाल लेकर, कौन बनेगा बिहार का सीएम। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, आपको बता दें। खेसारी यादव ने छपरा विधानसभा में वोट डाला है। राम मंदिर पर खेसारी लाल का बड़ा बयान, मंदिर के साथ लेकिन शिक्षा भी जरूरी। राम मंदिर बनाओ लेकिन यूनिवर्सिटी भी दो, ये कहना है खेसारी लाल यादव का। उन्होंने कहा कि मैं अभी भी अपने बयान पर कायम हूं। बता दें आपको कि खेसारी यादव और रवि किशन के बीच में जमकर वार पलटवार चला था, जुबानी तीर चले थे और एक बार फिर से खेसारी लाल यादव ने बयान दिया है। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। खेसारी लाल ने छपरा विधानसभा में अपना वोट कास्ट किया। वोट कास्ट करने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत की। मीडिया कर्मियों से बातचीत में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा मंदिर के साथ साथ शिक्षा भी जरूरी है। राम मंदिर बनाओ लेकिन यूनिवर्सिटी भी दो। इसलिए राम मंदिर के नाम पर खेसारी यादव के बयान पर विवाद शुरू हो गया था, लेकिन अब एक बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर से खेसारी यादव ने अपना बयान दोहराया, सुनवाते हैं आपको। मैं यही कहूंगा कि आप प्लीज मतदान करिए, क्योंकि ये सिर्फ मतदान नहीं है और ये वोट नहीं, बल्कि अपने बच्चों का भविष्य तय करना है। और मुझे लगता है बेहतर भविष्य के लिए अगर आप जिसको देना चाहते हैं दीजिए, बट इसी से तय होगा कि आपके बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है। देखिए, मेरे बातों से छपरा के विकास या बिहार के विकास नहीं होते। मैं उनको बोलूंगा, वो मुझे बोलेंगे, क्या फर्क पड़ता है, इससे विकास होना है। तो ये बातें नहीं करें, हम अपना काम करें और बेहतर बिहार कैसे बनेगा हम उस पर चर्चा करें तो ज्यादा बेटर। व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी छोड़िए, व्यक्तिगत जीवन से हमारे जीवन से क्या लेना देना है जनता को। मैं अपने जीवन में क्या हूँ, कैसे हूँ, क्यों हूँ, बट मुझे लगता है कि बिहार की व्यवस्था से लोगों को लेना देना है। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा राम मंदिर तो लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। अरे आस्था है तो क्या राम मंदिर में पढ़ के मैं क्या मास्टर बन जाऊंगा? राम मंदिर पढ़ के क्या मैं प्रोफेसर बन जाऊंगा कि मैं अफसर बन जाऊंगा? नहीं, वो आस्था है, वो अलग विषय है। लेकिन शिक्षा से इंसान देश चला सकता है। शिक्षा जरूरी है। मैं यही बोलता हूँ कि आप राम मंदिर बनाओ, जो भी बनाना है, मस्जिद बनाओ, सब बनाओ, बट शिक्षा के लिए भी, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भी काम करो ना। हमारे लिए रोजी रोजगार भी तो दो। मैं उसके लिए ट्रम्प को वोट करेंगे हम? नहीं ना, हम तो आपको ही किए हैं। तो ये चलती रहेगी। बस मैं यही कहूंगा कि आप प्लीज मतदान करिए, क्योंकि ये सिर्फ मतदान नहीं है और ये वोट नहीं, बल्कि अपने बच्चों का भविष्य तय करना है। तो खेसारी यादव का बयान आपने सुना। उन्होंने कहा कि वोट जरूर करें, जिसको भी आपको दिल करे, लेकिन ये समझकर वोट करें कि आप कैसा भविष्य लाना चाहते हैं, किस तरह का भविष्य देना चाहते हैं। वोट कास्ट करने के बाद ये तस्वीर आप देख रहे हैं खेसारी यादव का। उन्होंने वोट कास्ट किया और उसके बाद वो मार्क है वो भी दिखाया। इस वक्त हमारे साथ आरजू खान, प्रवक्ता आरजेडी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आरजू खान जी, बहुत स्वागत है आपका। और विजय कौशिक जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कांग्रेस के लीडर भी हैं। विजय कौशिक जी, बहुत स्वागत है आपका भी। तो आप दोनों, धन्यवाद भाई साहब जी, आप दोनों जो हैं आज तो बड़े खुश लग रहे हो, क्योंकि सुबह सुबह वोटर्स की कतार काफी लंबी दिख रही है। लोग लगता है पहले मतदान करेंगे तभी आज जलपान करेंगे, लेकिन तब तक उपवास पर आएंगे। आरजू खान जी से जानना चाहेंगे कि उनको ग्राउंड जीरो से क्या फीडबैक मिल रहा है, क्या जानकारी मिल रही है, क्या मुद्दे लोगों के जहन में? आरजू खान जी, देखिए, पूरा बिहार का जो मुद्दा है वो बदलाव का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है और मुद्दे के ऊपर बिहार की जनता वोट करेगी। बिहार की जनता बड़ी सांस्कृतिक जनता है, बहुत ही मेहनतकश मजदूर वाली जनता है, जो दूसरे प्रदेशों में जाती है, पलायन करती है 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए और पूरे देश के जीडीपी को ग्रोथ करने में उसका अहम योगदान है। तो ये मेहनतकश जो मजदूर हैं वो अपना हिस्सा मांग रहे हैं और वो हिस्सा मांग रहे हैं कि अब हमको बिहार में ही रहना है, बिहार से बाहर पलायन नहीं करना है, हमको शिक्षा यही चाहिए, हमको रोजगार यही चाहिए, हमको चिकित्सा यही चाहिए। और इसी पे बातें हो रही हैं। पूरी तरह बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि अब हमको सरकार को बदल देना है, रोटी को पलट देना है, रोटी को जलने से बचाना है। और हमारा मुद्दा पूरी तरह से है, जो भ्रष्टाचार के ऊपर है, जो पलायन के ऊपर है, बेरोजगारी के ऊपर है, महंगाई के ऊपर है, शिक्षा के ऊपर है, चिकित्सा के ऊपर है। बार बार सत्ता पक्ष डाइवर्ट करना चाहती थी हमारे मुद्दे को, लेकिन आर्थिक समृद्धि और लगातार जो 20 साल से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, जो बदलाव हुआ वो हम लोगों ने जनता को बताया कि 20 साल पहले कहाँ बिहार था और आज बिहार कहाँ है। बिहार में ना मेडिकल कॉलेज थे, अंग्रेजों ने मेडिकल कॉलेज 2 बनाए थे, 2 सरदे कर्पूरी ठाकुर जी ने बनाए थे और उसके बाद सब नीतीश कुमार जी ने बनाया। बिहार में 8000 किलोमीटर भी सड़क नहीं था।
आज बिहार में 1.5 लाख किलोमीटर सड़क है। बिहार में बेसिक नीड जो बिजली है वो मात्र 17 लाख लोगों को था, आज 2 करोड़ 14 लाख लोगों को सीधा बिजली से जोड़ने का काम किया है मोदी जी की और नीतीश की सरकार। हम डेवलपमेंट पर बिहार की जनता से वोट चाहते हैं। बिहार में जो बदलाव हुए, एक्सप्रेसवे बने, रोड बने, और आज यदि बिहार में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होने के बाद उद्योग लगने लगा, आज बिहार के जीडीपी में, जो लालू जी के राज में बिहार के जीडीपी में माइनस में इंडस्ट्री था, आज 23% हिस्सेदारी जीडीपी में इंडस्ट्री का है। इसलिए हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। बिहार की जनता एक अच्छी सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में। हार जीत का मार्जिन कम रहता है बिहार में, अक्सर देखा गया है। वोटर टर्नआउट कम रहता है। बिहार में इस बार हमारी जो बहनें हैं, बिहार के नौजवान हैं, बिहार के भविष्य को जो बनाए रखना, जो निरंतर विकास हो रहा है, क्योंकि जो डेवलपमेंट और डिलीवर बिहार में एनडीए की सरकार ने किया है, उसी नाम पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हम डिलीवरी वाले लोग हैं, दूसरे तरफ घोषणा करने वाले लोग हैं। चलिए, बीजेपी का पक्ष वहां के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने रख दिया। मैं इस पर आरजू खान और विजय कौशिक जी का जवाब ले लेता हूं। इसके अलावा गीतू वॉर रूम से हमारे साथ जुड़ रही है, न्यूज रूम से दृष्टि हमारे साथ जुड़ रही है, और डिजिटल का बज़ हमें बताने के लिए यश हमें ज्वाइन करें डिजिटल सेक्शन से। आप लोगों का भी बहुत स्वागत, आप लोगों को भी गुड मॉर्निंग। अब आरजू खान जी का रिएक्शन, जो बयान अभी सम्राट चौधरी ने दिया। इलेक्शन आज होने वाला है, अभी जाके सम्राट चौधरी को कहीं ना कहीं ये समझ में आया है कि अब हमको विकास के ऊपर बात करना चाहिए। इतने दिनों तक ये लफाजी कर रहे थे, हिंदू मुसलमान की ध्रुवीकरण की बात कर रहे थे, बंदर की बात कर रहे थे, कनपटी और कट्टे की बात कर रहे थे। अब जाके उनको समझ में आया है, जब वो वोटिंग कर दिए हैं तब। हमने मुद्दे को डाइवर्ट नहीं होने दिया। बिहार के 14 करोड़ बिहार के आवाम की, मजदूरों की बात की हमने, पलायन की बात की हमने शिक्षा की बात की, हमने चिकित्सा की बात की, और हमारे मुद्दे वही हैं जो बिहार के 14 करोड़ आम बिहारियों के जो मुद्दे हैं, हम उसी पर रहे हैं। पूरी तरह से बिहार बदलाव की तरफ बदलाव के बारे में सोच रहा है। बदलाव होना तय है, निश्चित है, क्योंकि 14 करोड़ जो बिहारियों के मुद्दे हैं ना, अभी आपने छठ देखा, छठ पे देश की जो मौजूदा सरकार है वो कहती है कि हम 12,000 ट्रेनें देंगे, जबकि रेलवे में उतनी ट्रेनें नहीं है। और आपने वो दृश्य देखा किस तरीके से आदमी लैट्रिन के अंदर और सीढ़ियों के ऊपर यात्रा करने के लिए व्यवस्था, वो सारी तस्वीरें हमने देखी, और हमने जनता के सेंटिमेंट से हम जुड़े रहे, और हमने कहा कि आपको रोजगार बिहार प्रदेश में मिलेगा, आपको पलायन से मुक्ति मिलेगी, आपको चिकित्सा के लिए भी पलायन नहीं करना पड़ेगा, आपको शिक्षा के लिए भी पलायन नहीं करना पड़ेगा। और उन्हीं चीजों पे, उन्हीं मुद्दों पे, चिकित्सा कमाई के साथ कृषि के संसाधनों पे हम रहें, और उसी बातों पे अभी भी हम लोग अटी हैं, और उसी बातों पे हम चुनाव के अंदर गए हैं। बिहार की जनता मूड बना चुकी है, इस बार सरकार को बदल देना है। जनता मालिक है इस लोकतंत्र में, और जनता का ये मन है, ये मिजाज है कि लगातार एक ही रोटी जो तवे पे पड़ी हुई है उसको जलने से बचाना है, उसको इस बार पलट देना है। चलिए, रोटी पलटने की तैयारी है। विजय कौशिक जी क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पर कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में हवा है, माहौल है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो उठाया है वो वोट चोरी का मुद्दा उठाया है। अगर हम वोट चोरी को रोक पाने में सक्षम तौर पर कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन अगर हम इसमें चूक गए, जैसा कि हमने अपने सहयोगी दलों से भी कहा है, तेजस्वी यादव जी से भी क्लियर किया है, और अपने जो हमारे बूथ एजेंट हैं उनसे भी हमने कहा है कि भी वोट चोरी को रोकने के लिए पूरी ताकत लगानी है, क्योंकि भाजपा सरकार की मंशा ले देकर आखिर में यही है कि किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद, चाहे वोट चोरी करे, चाहे कुछ और माहौल को खराब करके फायदा लेने की कोशिश करे, वो करेगी। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं को शांत रहना है और शांति से वोट चोरी को रोकना है, और अगर हम वोट चोरी रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, उससे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, राहुल रंजन बीजेपी के लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका जवाब जान लेते हैं आपके सवालों पर। राहुल रंजन जी। सर,
सबसे पहले तो पैनल में बैठे मेरे सारे सहयोगियों और मेरे मित्रों को मेरा प्रणाम। देखिए, सुबह सुबह का समय है और इलेक्शन का दिन भी है। पहला चरण का चुनाव शुरू हो चुका है और वोटिंग में सारे लोगों का मन क्या कहता है क्या नहीं कहता है। भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टम है और वो सिस्टम से काम करती है। उसका जिला अध्यक्ष भी बहुत वही मेहनत करता है जो उसका बूथ अध्यक्ष मेहनत करता है। मैं अपने यहाँ की बात करूं तो आप लोगों का संगठन ही सिस्टमेटिक नहीं है। इसको तेजस्वी जी ने माना भी है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सिस्टम बहुत तरीके से काम करता है। तो सिस्टम कब बनता है? सिस्टम तब बनता है जब लोग उससे जुड़े होते हैं। और अगर बूथ अध्यक्ष आपका नहीं है, अगर राजद की बात करें और अभी कांग्रेस के भी बोल रहे थे भाई मेरे की वोट चोरी की बात है, तो सिस्टम के आधार पे हम लोगों ने काम किया है और हमारा बूथ अध्यक्ष भी उतना ही मेहनत कर रहा है जितना हमारा जिला अध्यक्ष मेहनत कर रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो वोटिंग की बात है, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। अब ये कह रहे थे कि राग अलाप रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ राग नहीं अलापा जा रहा है, यहाँ डेवलपमेंट हुआ है। बिहार में डेवलपमेंट हुआ है। उस दिन की बात की 2014 से शुरू कीजिए तो वहां पे उस समय घर घर बिजली भी नहीं था। आज हम बिजली में लाइव होके आपसे बात कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए डेवलपमेंट का एक पार्ट है। और फोन उठा के लोग पेटीएम कर दे रहे हैं, तुरंत कर दे रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट उस समय कहाँ था जब जंगल राज की पूरी व्यवस्था बनी हुई थी, कट्टा लहराया जा रहा था। आज भी आपके यहाँ के लोग कहते हैं बेटा ठोके राइफल से खूंटा जैसा गाना आज भी चल रहा है और लोग उसको सुन भी रहे हैं। तो बात यहाँ पे है कि भारतीय जनता पार्टी ने डेवलपमेंट को कहां से कहां लेकर गया है। इनके लिए डेवलपमेंट इनकी सरकार बननी चाहिए, लेकिन हमारे लिए डेवलपमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सोच हमेशा से रही है कि सरकार के साथ साथ लोग भी अपने आराम से अपना बिजनेस करें और उसके बाद सब कुछ का समन्वय बना रहे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने आप अपनी प्रत्याशी का लिस्ट निकालिए ना। आपने प्रत्याशी को कहां कहां से उठाया है? हमारे पास प्रत्याशी जो है, हमारे जितने भी लोग हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में और केंद्र में सरकार में रहकर काम किया है। अभी सिवान की बात कर लें तो सिवान में हमारे स्वास्थ्य मंत्री रहे, उन्होंने भी काम किया है। काम करने के बाद वो जनता के बीच गए हैं और जनता उनको सिरे से नकार नहीं रही है, उनको गले से लगा रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और हम इसको हमेशा से यही बोले। जी, विकास का पैमाना आपने बताया कि बहुत आयाम बहुत चेंज हो गया। आरजू खान जी जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन जल्दी से एक रिएक्शन अविनाश पासवान जी का ले लें, फिर मैं आपके पास इकट्ठे आता हूं आरजू भाई आपसे सवाल लेने के लिए। बीच में हमारे सहयोगी भी जुड़े हो, उनसे भी एक अपडेट ले लें। पहले अविनाश पासवान जी आप। जी, हमारा जो मुद्दा है मैं आपको बता दूं। हमारा मुद्दा है कि हम इंडस्ट्रियलाइज बिहार बनाना चाहते हैं। हमारा मुद्दा है कि हम रोजगार वाला बिहार बनाना चाहते हैं और सरकारी नौकरी के झांसे नहीं देना चाहते हैं। लिमिटेड सरकारी नौकरी है, ये हम सब जानते हैं। हमारा मुद्दा है कि हम महिला सशक्तिकरण वाला बिहार बनाना चाहते हैं। हमारा मुद्दा है कि हम भयमुक्त बिहार बनाना चाहते हैं। हमारा मुद्दा है कि हम सामाजिक न्याय वाला बिहार बनाना चाहते हैं। हमारा मुद्दा है कि हम जातीय हिंसाओं के बिना वाला बिहार बनाना चाहते हैं। 20 साल में बना नहीं है क्या? लखपति दीदी वाला वही दौर जो हमने 2005 से लेके अभी तक शुरू किया है, वही मैं बता रहा हूँ। वो कंटिन्यूटी जो है वो कायम करना चाहता है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, इसलिए बिहार की जनता जो है ना पिछले 20 सालों से माननीय मुख्यमंत्री जी को समझती है और उन्हीं को बार बार देखना चाहती है, क्योंकि उनको पता है कि ये विपक्षी हैं, ये राजद के जो लोग हैं, इन जिस तरीके से स्टेजेस पे काम कर रहे हैं, जो हमारे पास तस्वीरें सामने आ रही है, जो वीडियो सामने आ रहे हैं, इनका चाल चरित्र और चेहरा तो बदला नहीं है। ये हमेशा ही इनके अंदर में वही बातें हैं। वो जब ये सत्ता में आएंगे, ये बिहार की जनता ये बात समझती है कि अगर ये लोग सत्ता में आएंगे तो इनका चाल चरित्र चेहरा नहीं बदला और दोबारा ये वही दादागिरी, रंगदारी और लूटपाट और भ्रष्टाचार वाली बातें करेंगे। तो हमारी जनता जो है बिहार की, वो नहीं चाहती है कि ये दोबारा वापस आए और ये बिल्कुल ही तय हो चुका है। और जनता इसी मन से आज पहले चरण में जा रही है पोलिंग बूथों पर, और वहां पे जाने के बाद दोबारा जब 11 के बाद ठीक है, ठीक है। आरजू जवाब देना चाह रहा है। जी ठीक है, आरजू खान। देखिए, ये इनको 20 साल लग गए ये समझने में, ये उपलब्धि नहीं बता पा रहे हैं। अभी भी महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनके पांवों में 9-9 कीलें ठोकी जाती है। ये अपनी उपलब्धियां तो बता नहीं पाते हैं, ये डराने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं कि बिहार की जनता, ये कह रहे थे मंगल पांडे हेल्थ मिनिस्टर की बात कर रहे थे, बिहार की जनता ने उनको खदेड़ के उनसे सवाल पूछ रही है
बचौल साहब से खदेड़ के उनसे सवाल पूछ रही है, जीवेश मिश्रा से खदेड़ के उनसे सवाल पूछ रही है, संगीता कुमार को खदेड़ के उनसे सवाल पूछ रही है। अच्छा। बिहार की जनता ने मन बना लिया है जी, ये तस्वीरें हैं और ये सच्चाई है। कहिए तो मैं वीडियो फुटेज दिखाता हूं, किसी तरह बच के जान बचा के ये भागते हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ झूठ और लफाजी की खेती की है 20 सालों में। बिहार की जनता मन पुना चुकी है कि ऐसे झूठे प्रपंच रचने वालों को गद्दी से बाहर निकाल के फेंकेगी। सिवान की बात कर रहे थे, एएसआई की गला रेत के हत्या कर दी गई। आरा में 2 पिता और पुत्र को जला के जिंदा मार दिया गया। ये ऐसी बातें करते हैं। ठीक है, अविनाश पासवान कुछ कहना चाह रहे हैं। व्यापार चाहते हैं। गोपाल खेमका के बेटे की हत्या 2018 में, 2025 में गोपाल खेमका की मृत्यु हो गई। 1 लाख नहीं, वो कह रहे तो इसके लिए विकल्प क्या है? विकल्प है सत्ता बदलेगा, ऑटोमेटिक विकल्प आएगा, जिस तरीके से महागठबंधन की। ठीक है, मुकेश सहनी कुछ कह रहे हैं, पहले सुनते हैं। चुनने का अधिकार है, अपना मत का उपयोग कीजिए, घर से निकलिए और ज्यादा ज्यादा मत कीजिए और सोच समझ के मत कीजिए। आप देखिए कि पूर्व में जो लोगों ने सरकार में रहे और उन्होंने जो भी घोषणा किया, जो भी वादा उन्होंने किया, क्या वो पूरा किए हैं? और जब वो अगर वो पूरा किए तो निश्चित तौर पर उनके बारे में सोचना चाहिए। यदि अगर वो पूरा नहीं किए हैं तो निश्चित तौर पे आपको ये समझना चाहिए कि उनसे वो काम नहीं हुआ, इसलिए उनको हटाना चाहिए। तो इसलिए सभी लोग ईमानदारी से अपना मत का प्रयोग करें। ये वोट चोरी का मामला क्या है? वो हो गया, बीत गया। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है और जनता के साथ अगर किसी तरीके से वोट कोई मल्टीप्लाई करे तो इसके लिए कहीं ना कहीं सही नहीं है। तो मुकेश सहनी को आप सुन रहे थे। मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। वापस लौटूंगा आरजू खान आपके पास और अविनाश जी का जवाब लूं, लेकिन इससे पहले गीतू के पास चलते हैं। वॉर रूम, इलेक्शन वॉर रूम से इस वक्त एक बड़ी खबर है। गीतू बताइए। बिल्कुल विवेक, और इस वक्त जो बड़ी खबर है वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हम लगातार एक तरह से अपने दर्शकों को चुनावी समीकरणों के बारे में भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वॉर रूम में इस वक्त में मौजूद हों, और वहीं जिस तरह से हम देखते हैं कि बिहार में जो जाति फैक्टर है वो बहुत काम करता है, जिसके चलते हम आपको बता दें कि आखिर किस तरह से पूरा सर्वेक्षण सामने आया है। अगर हम बात करते हैं तो अति पिछड़ा वर्ग जो है वो सबसे आगे है, 36.01% ये आंकड़ा है। ऐसे में अगर हम बात करें पिछड़ा वर्ग की तो ये आंकड़ा है 27.12% और अनुसूचित जातियां अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये 19.65% है। देखिए, वहीं अगर हम बिहार में धार्मिक समीकरण की बात करते हैं तो देखिए मुसलमानों का आंकड़ा है 2.31 करोड़ और हिंदुओं की अगर हम बात करें तो 10.71 करोड़ का ये आंकड़ा है, जो कि 81% है, यानी ज्यादा आबादी हिंदुओं की ही है। और ऐसे में बिहार में क्योंकि ये तमाम तरह के समीकरण हैं जिसके चलते से चुनावों की एक तरह से रूपरेखा तैयार की जाती है। हिंदुओं की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 10.71 करोड़ है। वहीं जातीय समीकरण अगर हम बात करें तो ये अति पिछड़ा वर्ग की 36.01%। वहीं पिछड़ा वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो यह आंकड़ा है 27.12% का। अनुसूचित जातियां 19.65% जो है ये आंकड़ा है अनुसूचित जातियों का। वहीं अनुसूचित जनजातियों की अगर हम बात करते हैं तो ये है 1.68%। वहीं अगड़ी जातियों की बात करें तो 15.52% ये आंकड़ा है। तो ये देखिए बिहार में जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है विवेक, और हम भी ये कोशिश लगातार कर रहे हैं। वहीं अगर बिहार के चुनावी मुद्दों की बात करें तो बड़े मुद्दे हैं, जिसमें पहला है बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, क्योंकि हम देख रहे हैं तमाम तरह की खबरें आती हैं कानून व्यवस्था से जुड़ी। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है बिहार में, और ये बड़े चुनावी मुद्दे हम कह सकते हैं। पलायन, यानी जो लोग नौकरियों की तलाश में बाहर जाते हैं बिहार छोड़कर। वहीं विकास एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि अभी तक हमने देखा विकास उस हिसाब से नहीं हो पाया। तो ये तमाम चुनावी मुद्दे हैं बिहार में जो इस बार की फैक्टर्स हैं, और इन्हीं पर जनता वोट भी कर रही है। तो देखिए बिहार में धार्मिक समीकरण हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान के किस तरह से। बिल्कुल सही बात आपने एक तरह से बिहार के इलेक्शन को बहुत सरल कर दिया कि स्ट्रेटजीज कैसे बनाई जाती है, रणनीति कैसे बनाई जाती है, और मुद्दे क्या क्या बड़े हैं इस बार के। मैं जल्दी चल सकता हूं दृष्टि के पास। दृष्टि, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन, कब तक पहला रुझान मिल जाएगा? क्या 11 बजे तक का इंतजार करना होगा या उससे पहले भी आ सकता है? फिर मैं यश आपके पास आ रहा हूं। दृष्टि, देखिए बिल्कुल इस समय मैं आपको बताना चाहूंगी कि बिहार में जिस तरीके से मतदान को और ज्यादा प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग कोशिशें कर रहा है, उसमें जितने भी वृद्ध हैं या जो पहले मतदाता हैं उनको सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं, और साथ ही उनके लिए वॉलंटियर्स हर तरह की मदद कर रहे हैं। और इसके अलावा उनको और भी ये कहा जा रहा है उनसे कि लगातार मतदान में पार्टिसिपेट करें। अगर मैं बात करूं तो इस समय जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो 1192 हैं और फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो 122 हैं, और टोटल कैंडिडेट जो है 1324
14 हैं। तो इन चीजों को भी बहुत ध्यान में रखा गया है और लगातार हर पार्टी अपने ग्रुप का प्रचार कर रही है, लेकिन चुनाव आयोग भी हर जगह इस उत्सव की तरह इस मतदान को मना रहा है और हर जगह उन्होंने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। हर तरीके से लोगों को कहा जा रहा है कि गाड़ियां लगाई जा रही हैं और उनसे कहा जा रहा है कि वो आए। लोकतंत्र में चुनाव एक पर्व की तरह ही होता है, लेकिन अब एक और बड़ा सवाल, क्या वोट चोरी वाला जो मामला अभी एक दिन पहले ही कांग्रेस के जो बड़े लीडर हैं और वो अपोजिशन के लीडर भी हैं, उन्होंने वोट चोरी का एक मैटर यहां पर डाला है, क्या उसका इंपैक्ट हो सकता है? क्योंकि अगर पहले ही वोट चोरी की बात कर दिया, उन्होंने ये भी प्रेडिक्ट कर दिया कि बिहार में ये होने जा रहा है जो महाराष्ट्र हरियाणा में हुआ, तो एंटीसिपेटेड है कहीं अगर एनडीए जीत गया तो फिर ये माहौल बनेगा कि वोट चोरी हुआ है। देखिए बिल्कुल ये जो वोट चोरी की बात राहुल गांधी लगातार करते रहे, इसके पहले उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी। तो लगातार इंडिया गठबंधन इस सरकार के लिए, सरकार के विरोध में, बीजेपी के विरोध में इस तरह की बातें करता रहा है। राहुल गांधी ने एक दिन पहले भी हाइड्रोजन बम फोड़ा था। उन्होंने लगातार यही कहा था कि सरकार चोरी तो वोट चोरी, और उन्होंने साथ में इतना ही नहीं, चुनाव आयोग पर भी इल्जाम लगाए थे। तो इस तरह की बात में अगर कह सकते हैं कि भाजपा के लोगों का यही कहना है कि इंडिया गठबंधन अगर हारता है या कम उसको वोट पहुंचते हैं तो इस बात की तैयारी वो पहले से ही कर रहा है कि हारेगा तो सीधे ठीक रहा, वोट चोरी पर, सरकार चोरी पर फोड़ देगा। तो ये एक बहुत ही राजनीतिक तरीके के वक्तव्य है, लेकिन फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं इस समय मतदान। जी, ये एक सीरियस एलिगेशन है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक तैयारी भी है कि बाई चांस अगर नतीजे पलटे तो फिर उसके लिए क्या ग्राउंड तैयार किया जाएगा। यश से जान लेते हैं डिजिटल पर क्या बज़ है, सोशल मीडिया पर लोग इस चुनाव को लेकर क्या बात कर रहे हैं। यश, देखिए, लोग जो बात कर रहे हैं वो तो हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा सम्राट चौधरी, खेसारी लाल यादव और नीतीश कुमार, इन तीनों ने जो हाल ही में पिछले आधे घंटे में ट्वीट करके अपने आप को, अपने वोट डालने से पहले जो उन्होंने ट्वीट करा है, सम्राट चौधरी की लाइन है, सुबह सुबह महिलाओं की मतदान की कतार, यानी फिर आ रही है एनडीए सरकार। ये सम्राट चौधरी की लाइन है। खेसारी लाल यादव ने वोट डालने से पहले वीडियो जाहिर किया है कि आज खेसारी लाल यादव अपने आप को ऑलरेडी विजेता घोषित कर चुके हैं। वो वीडियो उनकी इतनी वायरल होने वाली आने वाले 2-3 घंटों में, क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट खुद को पहले ही वोट डालते ही अपने आप को विजेता घोषित कर रहा है कि ये तो वन साइडेड इलेक्शन हो रहा है, तो मुझे लगता है सम्राट चौधरी का तो ट्वीट है वो तो सीधा महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं कि सारे महिला वोट बिहार के हमारी तरफ ही आने वाले, हमारी पार्टी के लिए आने वाले हैं। लेकिन ये इलेक्शन तेजस्वी यादव एक यंग चेहरे के नाम पे लड़ रहे हैं। जैसे एक टाइम पे हम राहुल गांधी को देखते थे कांग्रेस की तरफ से, तो ये तेजस्वी यादव सारी इमेज जो सोशल मीडिया का बस बन रहा है वो अपनी तरफ लेके जाना चाह रहे हैं कि मैं यंग और एक आगे फ्यूचर को देखने वाला लीडर हूं और बिहार को इस चेंज की बहुत अनिवार्य जरूरत है इस टाइम। ठीक बात है। खेसारी यादव अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, वैसे हर कैंडिडेट अपनी अपनी जीत का दावा करता है। वापस लौटते हैं आरजू खान पे और बीजेपी के प्रवक्ता राहुल रंजन जी पे। आरजू खान जी, मुद्दे क्या वही है, बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, विकास? जबकि एनडीए का कहना है विकास तो बहुत हुआ है, सड़कें इतनी बनी हैं, रोजगार हुआ है, उद्योग हुआ है, बिजली है, पानी है, इंटरनेट है, क्या नहीं है? बिहार की जनता जानती है कि इस देश में अगर किसी राज्यों से सबसे ज्यादा महंगा दर बिजली यूनिट था तो वो बिहारियों का था। बिहार के गरीब मजदूर का खून और पसीना को निचोड़ा है इन्होंने। जब हमने कहा कि 100-200 यूनिट इस बिहार प्रदेश के गरीब जनता को हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो इन्होंने हमारे विजन को चुराया, 125 यूनिट बिजली फ्री किया। तो बिहार की जनता ये जानती है। और अगर आपने वाकई में विकास किया है तो मैं कहता हूं उसको मापने का पैमाना तो भारत सरकार का आंकड़ा होता है। भारत सरकार का एनसीआरबी का डेटा देख लीजिए, नीति आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए, नेशनल हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट देख लीजिए, इन्वायरमेंटल इंडेक्स देख लीजिए, आप हंगर इंडेक्स देख लीजिए, ऑक्सफैम की रिपोर्ट देख लीजिए। अगर किसी चीजों में अगर आपने विकास किया है, विकास का पैमाना है, तो वो चीजें मेरे मुंह पे मार दीजिए। लेकिन हकीकत क्या है कि पता चलता है कि हर चीजों में बिहार किसी भी राज्यों से पिछड़ेपन में नंबर 1 है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो 20 सालों की सरकार है, एनडीए समर्थित सरकार है। तो बिहार की जनता जानती है कि 20 साल के बाद भी आपने सिर्फ लफाजी की है, झूठ बोला है, पलायन का दंश दिया है बिहार को, अशिक्षा का दंश दिया है अपने बिहार को, बेरोजगार का हब बनाया है अपने बिहार को, और यही सारे हमारे मुद्दे हैं। इसलिए बिहार की जनता खुद मन बना चुकी है और बिहार की 14 करोड़ आवाम हमारी मालिक है। जी, राहुल रंजन जी इस पर जवाब देंगे। राहुल रंजन जी, उसके बाद मैं अविनाश जी आपके पास और विजय जी आपके पास आ रहा हूं। राहुल रंजन जी, आरजू की आरजू है कि वो फिर से एक बार सत्ता में आए, तो वो आरजू रह जाएगी आरजू जी। और जो आपने बहुत सलीके से कहा कि बिहार की जनता,
बिहार की जनता क्या चाहती है, ये तो अभी हमारी पत्रकार महोदय ने भी कह दिया कि वो पहले से ही तैयारी करके बैठे हैं वोट चोरी की बात को, कि अगर फंसते हैं तो हम वोट चोरी को सामने ला देंगे, ईवीएम को सामने लाके खड़ा कर देंगे। और रही आपके सारे तर्क वितर्क की, तो मैं उस तर्क वितर्क पे आऊंगा। आपको मैंने बीच में नहीं बोला, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप मेरी बात सुने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने कहा बेरोजगारी है, बहुत सारी बातें कह दी। सर, आपके सरकार जब आपकी 20 साल पहले आपकी सरकार थी तो 9 किलोमीटर का भी रेंज नहीं पार कर पाते थे आप रोड बनाने के समय, और हमारी सरकार आई तो 32 किलोमीटर का रेंज बना लिया। तो वो रेंज इतना ज्यादा क्यों हो गया? उस समय आपको भी रेंज लगना चाहिए था कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, 9 किलोमीटर का रेंज लग रहा है सड़क बनाने का, तो हम उस रेंज को ले लेंगे। डेवलपमेंट की बात तो राजद के मुंह से और कांग्रेस के लोगों के मुंह से तो मुझे समझ में ही नहीं आती है। ढोल ताशा नगाड़ा सारा चीज आ जाता है, और उसके बाद जब चुनाव का प्रक्रिया आता है तो उनको फिर वो लोग बेचारा बिना ढोल बजाए हुए चले जाते हैं। इस बार भी वही होने वाला है। और सबसे मतलब आप राहुल भाई ये कह न्यायिक रहे बात हैं मैं कहूंगा, और लड्डू बन जाएगा और लड्डू बांटेगा नहीं? नहीं नहीं, लड्डू बन जाएगा, लड्डू नहीं बटेगा। ये लड्डू फिर से भाजपा के लोगों को बट जाएगा। अच्छा। इस बार वो भी तैयारी है कि बहुत सारे राजद के ऐसे लोग हैं जो एकदम ऐन समय पर हमारी। हाँ जी बोलिए। आप ही लोग डायरेक्ट कीन लीजिएगा ना, तो आप लोग काहे बनवाइएगा? अगर आप लोग जीतने का इतना ही आश्वस्त है तो एक एक को बनाने दीजिए, बंटेगा तो एक ही तरफ। अरे सर, जब ऐसे बोलिएगा तो हम भी आप ही की तरफ बोल देंगे। अब देखिए, इट इज अ फैक्ट अराउंड द ग्लोब ऑफ इंडिया कि बिहार का जब चुनाव आता है तो केंद्र हमारा बिहार हो जाता है। और बिहार का चुनाव इतना मजेदार है कि हमारी विपक्ष पार्टी भी उसी मेहनत से, मैं विपक्ष की भी दाद देता हूं, उसको नकारा नहीं जाता है। विपक्ष की पार्टी बहुत मेहनत करती है। अभी हमारे यहाँ पे महागठबंधन की रैली आने वाली थी, उस दिन मौसम खराब था तो तेजस्वी जी उस दिन आ नहीं पाए थे। तो हमारे जो प्रत्याशी हैं, अनवारुल हक है यहाँ पे गोरियाकोटी के प्रत्याशी, तो उनको ऐसा लगा कि ये जो भीड़ आई है महागठबंधन की, इसी भीड़ से हम जीत जाएंगे। तो 10 से 15,000 20,000 की भीड़ थी, तो उनका कैलकुलेशन गड़बड़ा गया। उसके बाद उस भीड़ आने के बाद उन्होंने चुनाव प्रचार ही बंद कर दिया। उसके बाद आराम से घर में जाके दरबार में सो गए। तो और भारतीय जनता पार्टी के साथ जितना भीड़ आता है उतना मेहनत करती है। तो इनको सिस्टम समझ में नहीं आता है, सिस्टम समझते समझते लेट हो जाता है। ऐसे प्रत्याशी को ये टिकट दे देते हैं, बाहर के प्रत्याशी को टिकट दे देंगे, अपने एमवाई समीकरण को बचाने के लिए ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे देंगे जो बाहर से आके आपके यहाँ चुनाव लड़ जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो राजद को समझते 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 हम चुनाव जीत जाते हैं। और इस बार भी वही हो रहा है। और इस बार आप देखेंगे कि चुनाव की जो प्रक्रिया है बहुत सरल कर दी गई है। और उस चुनाव आयोग ने ये जो आपने कहा कि सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और पहले मतदाता को सम्मान दे रहे हैं, तो चुनाव आयोग जैसी इकाई पर सवालिया निशान हमेशा आप कह रहे कि बहुत सिस्टम के तहत जो है वो इलेक्शन में गए नहीं महागठबंधन के लोग। वैसे राहुल जी के सपोर्ट की कमी तो नजर आई है। विजय कौशिक जी बता सकते हैं और आरजू खान बता सकते हैं कि भाई आखिर क्या कमी रह गई, राहुल जी का सपोर्ट इतना मिला कि नहीं मिला, जिसको लेकर सवाल पूछ जा रहे हैं। अविनाश जी उसके बाद लौटूंगा। एक बार जरा मैं इनसे जान लूं कि भाई क्या पूरा जोर लगाया गया, इनके घटक दलों ने इनको सपोर्ट किया, या बस खाना पूर्ति के लिए एक दो रैलियां कर दी गई और आपको चुनाव के मैदान में अकेला छोड़ दिया गया? आरजू खान जी और विजय जी। पहले विजय जी आप बोल लीजिए, फिर मैं आ रहा हूं आरजू जी आपके पास। विवेक भाई, कांग्रेस पार्टी ने पूरा दमखम इस चुनाव में लगाया है। हमने अपने गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए हमारे सभी नेताओं को बिहार चुनाव में उतार रखा है। चाहे वो राहुल गांधी जी हों, चाहे प्रियंका गांधी जी हों, चाहे हमारे दूसरे नेतागण हों, सब पूरी मजबूती के साथ वहां पर लगे हुए हैं। अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों राहुल गांधी जी मछुआरों के साथ भी घूमे हैं, उनके साथ ही मछलियां पकड़ी हैं। आम जनता के साथ जुड़कर उनके साथ संवाद करके उन्हें गठबंधन सरकार के पक्ष में वोट डालने के लिए प्रेरित करना, ये काम राहुल गांधी जी ने किया है। इसके अलावा प्रदेश की जनता को जागरूक किया है कि आप अलर्ट रहे, आपके वोट चोरी करने की साजिश है। तो कोई भी ऐसा मोर्चा नहीं है जिस मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने बिहार चुनाव के अंदर काम ना किया हो। तो निश्चित तौर पर हमें इन सभी मुद्दों को देखते हुए लगता है, क्योंकि जो मुद्दे हमारी पार्टी द्वारा उठाए गए, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा था,
चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा था, चाहे वो विकास का मुद्दा था, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का मुद्दा था, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे महिलाओं के हकों की बात हो, चाहे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलने तक उनके जीवन को सुरक्षित करने की बात हो, हर मोर्चे पर, चाहे शिक्षा की बात हो, हमने हर मोर्चे पर जनता के बीच में जाकर उनकी लड़ाई लड़ी है। और हमें उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी का ये संघर्ष गठबंधन के हक में गया है और इसका लाभ हमारे सभी सहयोगी दलों को भी, उनके उम्मीदवारों को मिल रहा है। ये जो और ये जो बिहार में वोट चोरी वाला गठबंधन प्लॉट सरकार तैयार किया, इसकी क्या आवश्यकता थी? ये इलेक्शन रिजल्ट के बाद भी कर सकते थे, एलिगेशन तब भी एलिगेशन ही रहता। ये देखिए, इसके दोहरा मीनिंग है। अगर हम देखें, दोहरा मीनिंग ये है कि भाजपा को भी डराना कि अगर आप वोट चोरी करेंगे जनता देखेगी तो बहुत मारेगी। दूसरा ये है कि हमारे कार्यकर्ता अलर्ट हो जाएं, हमारे सहयोगी दलों के कार्यकर्ता अलर्ट हो जाएं। जी, एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज, उसका रुख कर लेते हैं। बिहार में पहले चरण का मतदान जारी है और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बता दें आपको, बड़ी खबर आ रही है इस बीच कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि बिहार में बहुमत मिलने जा रहा है, बिहार में सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी है। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने लिखा है कि बिहार में लोकतंत्र के महापर्व में जन जन का अद्भुत उत्साह बता रहा है कि विधानसभा चुनाव में एनडीए को अभूतपूर्व बहुमत मिलने जा रहा है। ऊर्जा से भरे इस माहौल के बीच करीब 11:30 बजे अररिया के फारबिसगंज और दोपहर 1:30 बजे भागलपुर की जनसभाओं में अपने परिवार जनों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उत्सुक हूं। यानी कि 2 रैलियां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होंगी, तकरीबन 11:30 बजे अररिया के पास और एक दोपहर 1:30 बजे भागलपुर की जनसभा में वो शामिल होंगे। और आपको सुनवाते हैं कि बीजेपी के जो लीडर हैं और बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है इस इलेक्शन को लेकर, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है इलेक्शन को लेकर वोट कास्ट करने के बाद, वो सुनते हैं। उसके बाद फिर मेहमानों के पास चलेंगे। इस लोकतंत्र के महापर्व में हमने भी भागीदारी किया और यही लोकतंत्र का महापर्व गरीबों के घर से हमारे जैसे बूथ पर बैठने वाला कार्यकर्ता आज अपना वोट के माध्यम से देश का हम प्रधानमंत्री और बिहार का मुख्यमंत्री बनाते हैं। पूरी तरह से हर बिहारी सब पर भारी गौरवान्वित होने का। अब बिहारी गाली नहीं बनेगा, बिहारी गौरवान्वित होगा और बिहारी को गाली बनाने वाला, अराजकता, जंगल राज से गुंडा राज ले जाने वाले से मुक्ति आज बिहार पाएगा। निश्चित तौर पर पूरी शांति, देखिए कितना शांति सुलभता के साथ इस लोकतंत्र के महापर्व में हमने पहले भी आग्रह किया। हमारा नेता, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के मुख्यमंत्री, सबने कहा कि जैसे हम लोक आस्था के महापर्व मनाए हैं वैसे ही लोकतंत्र के महापर्व में सबकी भागीदारी सामाजिक सौहार्द के साथ। मैं तो कहूंगा कि जिस शुद्धता पवित्रता से आपने लोक आस्था के महापर्व को मनाया, उसी पवित्रता, शुद्धता, सामाजिक सौहार्द के साथ लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी सबको करनी चाहिए, क्योंकि ये बिहार के चुनाव में सरकार बनाने के लिए नहीं, ये बिहार बनाने के लिए है, बिहार का सम्मान बढ़ाने के लिए है और हर लोकतंत्र की ये जननी को गौरवान्वित करने का है। देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है और लोकतंत्र को मजबूत करना, लोकतंत्र को स्थापित करना, लोकतंत्र की जड़ों को और मजबूत करना, ये उसके लिए का महापर्व है। और हम सबको मतदान करना चाहिए। पहले मतदान तब जलपान, ये पालन करना चाहिए। और इसलिए बिना सुबह उठ के सबसे पहले हमने मतदान करने का काम किया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरी मजबूती के साथ फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। सर, मोकामा में जिस तरह से परसेप्शन बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? अब तो मतदान हो रहा है ना, तो अब तो 14 को आपको पता चल जाएगा परसेप्शन सही है कि सच्चाई सही है। सच्चाई जो है वो 14 को पता लग जाएगा आपको। परसेप्शन तो लोग बनाते रहते हैं, अरे भाई अब तो खत्म हो गया प्रचार,
अब काहे का परसेप्शन बना रहे हो, अब सच्चाई स्वीकार कर लो। तो ललन सिंह का दावा है, विजय सिन्हा का दावा है कि सच्चाई स्वीकार कीजिए और ये मानकर चलिए कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर भारी बहुमत का भरोसा दिया है और इधर महागठबंधन भी अपनी जीत का लगातार दावा कर रहा है। आरजू खान कुछ कहना चाह रहे थे थोड़ी देर पहले, जब बीजेपी के प्रवक्ता यहां रिएक्शन दे रहे थे, उस पर जवाब देना चाहते। आरजू खान जी, आपका जवाब। देखिए, सबसे पहले तो इन लोगों की मनगढ़ंत बातों को मैं बता दूं। देश के प्रधानमंत्री हमेशा से झूठ बोलते हैं। उन्होंने 400 पार का भी नारा लिया था। कितने लोगों ने तो कहा था कि 400 पार लाओ, देश के संविधान को बदल देंगे। देश की जनता एक्टिव हुई, संविधान को बदलने वाले को लाके बैकफुट पे खड़ा कर दी, 225 के ऊपर सिमटा दिया, 223 के ऊपर। देखिए, अभी तक लफाजी हो रही थी। ये कहते हैं कि पूरी तरह से सरकार आ जाएगी। मैं कहता हूं कैसे सरकार आएगी? बिहार की जनता ने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी को यहाँ पे बैसाखी का सहारा बनाया है। और ये जो इलेक्शन है ना, जनता बनाम सत्ता के पक्ष में, जनता बनाम सत्ता, जनता के लोगों ने खुद मन बनाया हुआ है। हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता पूरी तरह से मोर्चा खोल चुकी है सत्ता पक्ष के खिलाफ। तो जनता की लड़ाई है। जनता खुद चाहती है कि रोटी पलट दी जाए और रोटी को जलने से बचाया जाए, इनकी लफाजी से बचाया जाए। इनकी जो अभी तक इन्होंने जो जितने वादे किए उस पे आज तक ये खरे नहीं उतरे हैं। उसकी वजह से इन लोगों के बड़े बड़े चुनावी वादे, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री कहते थे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया, बहुत हो गई महंगाई की बात। अब की बात मोदी सरकार, पेट्रोल डीजल सब चीजों के दाम डबल हो गए। उन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन चलाऊंगा, बुलेट ट्रेन सपने में भी नहीं आता है। उन्होंने कहा स्मार्ट सिटी दूंगा, स्मार्ट सिटी भी सपने में नहीं आता है। उन्होंने कहा कि स्विस बैंक से जो काला धन है लाके 15-15 लाख देंगे, वो भी नहीं आए। उन्होंने कहा कि उसके अलावा हर साल जो है रोजाना 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। वो सब तो छलावा निकल गए। तो इस देश की बिहार प्रदेश में की जनता जानती है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बड़ी कॉन्फिडेंट के साथ झूठ बोलते हैं और ये झूठ के खिलाफ बिहार के 14 करोड़ आवाम की लड़ाई है। खुद जनता ने मोर्चा संभाल लिया है सत्ता पक्ष के खिलाफ। ये सबसे बड़ी मैं आपको बात बता रहा हूं और हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोग तो सिर्फ अपनी साख को बचाने के लिए कुछ भी कह देंगे, कुछ भी आनंद फानंद में ये कहते हैं। मैं कहता हूं कि हर चीजों के लिए डेटा होता है। उस डेटा को कलेक्ट करिए और बताइए कि किस चीजों में आप अग्रणी हैं। तो ये सब नहीं बताएंगे, 20 सालों की उपलब्धि नहीं बताएंगे, 40 साल पीछे जाएंगे, राजनीतिक चुनावी गिद्ध की तरह परसेप्शन क्रिएट करेंगे, झूठ फैलाएंगे, भ्रम फैलाएंगे, लेकिन 20 सालों का शासन सत्ता ये नहीं बताएंगे। ये बिजली की बात करते हैं। मैंने कहा ये सतत प्रक्रिया है। मैं कह रहा हूं ये सतत प्रक्रिया है। ये सारी चीजें चलती हैं, लेकिन आपने फिर से देश में एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया बिहार के नाम पे कि आपने पुल पुलिया में सबसे ज्यादा करप्शन किए। 25 पुल पुलिया गिरे, उसका कौन हकदार है? उनका दावा है कि इसी 20 साल में बिहार बदला। आरजू खान जी, उनका दावा है कि हमने 20 साल में बिहार को बदला। उससे पहले बिहार जो था वो एक बीमारू राज्य था, एक बदनाम स्टेट था, एक बदनाम राज्य था। मैं इस पर वापस लौटूंगा। आपके पास इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है क्योंकि पहला रुझान मिलने लग गया है। पहला रुझान ये आ रहा है कि बिहार में पहले चरण का मतदान जारी है और सुबह 9 बजे तक 13.13% मतदान हुआ है। सुबह 9 बजे तक समस्तीपुर में 12% वोटिंग, दरभंगा में 9 बजे तक लगभग 12.5% वोटिंग, नालंदा में 9 बजे तक 12.5% मतदान, पटना में 9 बजे तक 11.22% मतदान, खगड़िया में 9 बजे तक 14.25% मतदान। तो खगड़िया सबसे आगे अभी नजर आ रहा है और पटना सबसे पीछे नजर आ रहा है। अरे भाई पटना के लोगों, आप लोग क्यों पिछड़ रहे हैं? आप लोगों का वोटिंग परसेंटेज तो मुझे लगता है सुबह 9 बजे तक 20 को क्रॉस कर जाना चाहिए था। तो पटना के लोगों थोड़ा जागिए, थोड़ा उत्साह दिखाइए, थोड़ा जोश दिखाइए और लोकतंत्र के इस महापर्व में जाकर हिस्सा लीजिए और अपना वोटिंग परसेंटेज अपने जिले का बढ़ाइए। पटना में 9 बजे तक 11.22% मतदान है और पहले चरण में औसत मतदान 13.13% का है और खगड़िया में 9 बजे तक 14.25% मतदान है। सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हुई है। 2 घंटे में 13% से ज्यादा मतदान एक अच्छा परसेंटेज माना जाएगा। और चूंकि मौसम में ठंड ने दस्तक दे दी है तो धीरे धीरे अब 9 बजे के बाद 10 बजे के जब धूप थोड़ी कड़ी हो जाएगी तब लोग बाहर निकलेंगे और वोट करेंगे। अगर सुबह सुबह लोगों ने 13% से ज्यादा 9 बजे तक मतदान कर दिया है तो शाम 5 बजे तक ये वोटिंग परसेंटेज 70 के करीब, 65-70% के करीब रहना चाहिए। एक बम्पर वोटिंग की तरफ बिहार जाता हुआ दिख रहा है। इसके लिए
इलेक्शन कमीशन और बिहार की जनता बधाई के पात्र है। पटना में 9 बजे तक 11.22% मतदान। इसके अलावा खगड़िया में 14% से ज्यादा मतदान। बिहार में पहले चरण का मतदान जारी है और औसत मतदान सुबह 9 बजे तक जो है वो 13.13% का है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता राहुल रंजन जी से जवाब चाहूं, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। सहरसा में 9 बजे तक सबसे ज्यादा 15.27% मतदान दर्ज किया गया है। सहरसा से बड़ी खबर आ रही है। बिहार चुनाव को लेकर सहरसा से वोटिंग परसेंटेज को लेकर बड़ी खबर है। सुबह 9 बजे तक सहरसा में 15.27% मतदान हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सहरसा में सुबह 9 बजे तक 15.27% मतदान, 15% से ज्यादा वोटिंग सहरसा में। बिहार चुनाव को लेकर बड़ी खबर, औसत मतदान 13.13%। सहरसा और खगड़िया ने बाजी मारी है, सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज शुरुआत के 2 घंटे में। पटना थोड़ा पीछे नजर आ रहा है, हालांकि पटना बिहार की राजधानी है, लोग धीरे धीरे पोलिंग बूथों तक पहुंचेंगे ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। जल्दी से इस बार मैं राहुल रंजन जी का रिएक्शन लूं कि ये जो बम्पर वोटिंग हो रही है इसके क्या मायने, लेकिन पहले पवन सिंह को सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। विकास के लिए देंगे, विकास हो रहा है और होने वाला है। जंगल राज सुशासन क्या लगता है? जंगल राज सुशासन क्या लगता है? जंगल राज क्या था जी क्या कुछ मुद्दों को ध्यान में रखकर जनता इस बार वोट देगी, आपको क्या लग रहा है? तो पवन सिंह वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे पत्रकार बंधु, मीडिया कर्मी, लेकिन फिलहाल बातचीत करते हुए नजर नहीं आए। मैं राहुल जी से रिएक्शन चाहूंगा और उसके बाद आरजू खान से रिएक्शन चाहूंगा। ये जो वोटिंग पैटर्न आप देख रहे हैं, शुरुआत के 2 घंटे के वोटिंग रुझान से मैं तो कम से कम सेटिस्फाइड हूं। अच्छी परसेंटेज मिली है शुरुआत के 2 और विकास खातिर वोट पहले राहुल जी तो मेरा भी है, मैं भी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ और लोग खुल के बाहर आ रहे हैं। आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। आरजू खान की आवाज थोड़ा चेक कीजिएगा, पीसीआर मैं भी चेक करा रहा हूं। आरजू खान जी थोड़ा वेट कीजिएगा। राहुल जी आपका जवाब। तो सेटिस्फैक्टरी मोशन मेरे पास भी है और इमोशन से मैं एक बात ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन की सरकार में बहुत उतार चढ़ाव है। हमारी डबल इंजन की सरकार है और हमने कोशिश की है हर जगह जनता को वो लाभ पहुंचाने की। वहां जो अभी आप डेटा की बात कर रहे थे महाशय, और प्रधानमंत्री को झूठा कह के संबोधित कर रहे थे, यही विडंबना है ना विपक्ष की। विपक्ष का एक आला अधिकारी, आला नेता जो हमारा विपक्ष में जो नेता है, उनको अगर मान लीजिए वो प्रधानमंत्री जी को अपना कॉम्पिटिटर मानते हुए कुछ कहते हैं तो उसको सहस्त्र स्वीकार करती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन एक अदना सा प्रवक्ता अगर भारतीय जनता पार्टी या भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को झूठा बोल दे तो मैं उसको सिरे से नकारता हूं। और इनकी बात करने की शैली को अगर ये कितना भी बढ़िया और प्रगाढ़ तरीके से बताएं, मैंने लालू जी को अभी लालू जी ही करके संबोधित किया है, लेकिन प्रधान और उन पर कोई लांछन नहीं लगाई है। उसके सामने यही गरिमा है एनडीए की, और इस गरिमा को हमेशा मैं ऊपर रखने की कोशिश करता हूं। लेकिन आप आ जाइए, एक अदना सा प्रवक्ता आता है और प्रधानमंत्री को झूठा कह के और अपना थपथपवाता है, तो वो गलत बात है। लेकिन मैं मतदान पे आता हूं, मैं उसकी भर्त्सना तो करूंगा ना। मैं आपसे एक और बात कह दूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए की सरकार ने मेहनत किया है, धरातल पर आकर मेहनत किया है। वो दिन भी हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो बम्पर वोटिंग है वो आपके अगेंस्ट चली जाए, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी होती है तो लोग बढ़ चढ़कर वोट करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि ये बम्पर वोटिंग महागठबंधन के अगेंस्ट चली जाए, तो सर संभावना तो कोई भी व्यक्त कर सकता है, किसी भी वो संभावना व्यक्त करने के लिए कोई वो नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप कह रहे हैं कि लोग बता दूं कि पहला चरण का जंगल राज वापस ना आ जाए, इसके लिए बम्पर वोटिंग कर रहे हैं। ये भी है, क्योंकि उन्होंने बहुत तरीके से अपना प्रमोशन किया है और वो चाहते हैं कि इस बार आ जाए, लेकिन फुस हो जाते हैं जब नीचे के स्तर पे उनका
बूथ अध्यक्ष नहीं मिलता है उनको। हमारे यहाँ अगर कोई परेशानी हो, हमारे वार्ड नंबर 9 में कोई परेशानी हो, तो हमारा बूथ अध्यक्ष उस परेशानी को अपने जिला ये मंडल अध्यक्ष से बात करेगा, मंडल अध्यक्ष जिला अध्यक्ष से बात करेगा, जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे। लेकिन इनके पास तो सिस्टम ही नहीं है, ना मंडल अध्यक्ष है ना बूथ अध्यक्ष है। तो अब आप आते हैं, सिस्टम कहाँ खराब हो जाती है, इसको तो तेजस्वी जी ने भी माना है। ठीक है। तो आरजू वो खान जी, आपको system आवाज ही- मिल रही है? आरजू खान जी, आपको आवाज मिल रही है? आरजू खान जी, आपको आवाज आ रही है क्या? मुझे लगता है आरजू खान जी को दोबारा से एक बार कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको दोबारा से कनेक्ट करें। मैं तब तक राहुल जी की बात पूरी होने देता हूं। राहुल जी, ना तो मेरी बात बहुत पूरी क्या होनी है, ये तो जनता की बात पूरी होनी चाहिए। जनता मतदान के लाइन में अग्रसर है और जनता ने खुलकर वोट करने की पूरी मंशा जाहिर कर दी है। 16%, 12%, ये प्रतिशत नहीं है, ये एक आंकड़ा है जिसको वो इस बार चाहती है। लेकिन पटना कि थोड़ा सीटें पीछे जो चल रहा है, सीटों- ये थोड़ा सा है टेंशन वाली बात। नहीं, ये समझने वाली बात सर। देखिए, पटना इसलिए पीछे चल रही है, ये पटना के लोग थोड़ा लेट से जागते हैं और वो लेट से जाकर आज उनको छुट्टी का ये दिन भी बड़े शहर वो का, सोचते हैं। बड़े शहर का असर, बड़े शहर की तासीर है क्या? बड़े शहर में क्या होता है सर, कि मैं भी बड़े शहर में बहुत दिन रहा हूँ, एमबीए का छात्र रहा हूँ, तो मुझे भी पता है बड़े शहर में लोग 2 बजे के बाद मतदान करने की पूरी मंशा बना के चलो शाम में मतदान करेंगे। वो शाम में वो पटना सबसे आगे रहेगा, क्योंकि अभी सारे लोग आज छुट्टी का दिन है, उनके लिए छुट्टी का दिन है, लेकिन हमारे लिए तो महापर्व है। तो अब इस मतदान की प्रक्रिया को पटना पीछे छोड़ते हुए नजर आएगी। आप अगर नेक्स्ट डेटा जब एनालाइज करेंगे तो आपको खुद ब खुद फर्क नजर आ जाएगा। 11:30 के आसपास मुझे लगता है कि अगला डेटा आ जाना चाहिए वोटिंग पैटर्न को लेकर, कि 11 बजे तक मतदान प्रतिशत क्या रहा है, उसको लेकर वो वोटिंग टर्नआउट जो है वो निकलकर सामने आ जाएगा। लेकिन इस बार अगर मुद्दों की बात की जाए तो विपक्ष ने, राहुल भाई, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा और परीक्षा का मुद्दा उठाया है। सर मैं अभी आपके सामने रूबरू हूँ, एकांत में हूँ, तो मैं एक ही बात कहूंगा, विपक्ष क्या मुद्दा उठा रहा है वो उनकी तो, विपक्ष का तो काम ही है मुद्दा उठाना। लेकिन आपने खुद देखा है इस प्रक्रिया को बदलते हुए, इस जगह को बदलते हुए, आप पटना में भी रहे हैं, पटना भी गए होंगे, तो पटना को कैसे बदलते हुए देखा, सिक्योरिटी सिस्टम को कैसे बदलते हुए देखा है। वो ट्रैफिक लाइट पे लोग रुका नहीं करते थे, उस ट्रैफिक लाइट की इज्जत करते हुए लोगों ने आपने देखा होगा। उन बड़े बड़े इमारतों के सामने जो पार्किंग स्लॉट था, वो पार्किंग स्लॉट आज गायब हो चुका है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था है, और जो लोगों का हुजूम जाता था और हॉर्न की आवाज अब आपको कम सुनाई देती है, तो वो सारी व्यवस्था है। और उस व्यवस्था को तरीके, आजकल रोड पर टेंट नहीं लग रहा है, कोई भी पूजा कार्यक्रम हो या कुछ हो, उसको रोड से साइड में फील्ड के लिए आवंटित कर दिया गया है। और बहुत सारी ऐसी प्रक्रियाएं, बड़े बड़े सभागार, बापू सभागार है, वहां पे प्रोग्राम दिया जा रहा है और सस्ते में दिया जा रहा है। तो और नॉमिनल प्राइस पे लोग अपनी सभाओं को कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे बिहार की जनता के लिए, पटना के लोगों के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने छोटी छोटी चीजों को भी ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि आप उन सारी चीजों से अपने आप को पीछे हटा सकते गए, हैं। अगर आप लोग जीते तो सीएम तो नीतीश बाबू ही बनेंगे। सर देखिए, सीएम तो नीतीश बाबू ही बनेंगे, जीतेंगे तो सीएम नीतीश बाबू बनेंगे, ये तो साक्ष्य है। और इसी पे हम वोट भी मांग रहे हैं। नीतीश बाबू ने काम भी तो किया है सर। नीतीश बाबू ने जब से वो मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उन्होंने अपनी शराबबंदी के वो एक मजबूत वादे को हमेशा प्रखर पर रखा है। लोगों ने उनको कितना कुछ कहा होगा, लेकिन उन सारी बातों को सुनते हुए मुस्कुराता हुआ एक व्यक्ति आपके बिहार की प्रगति को बिना किसी लांछन के, सबसे बड़ी बात आपको बोल रहा हूं, बिना किसी लांछन के अगर आप अग्रसर उस सीट पर बैठे हैं, लोग बेल पर होकर उस सीट पर बैठना चाहते हैं, लेकिन ये लोग बिना किसी लाव लपेट, बिना किसी लांछन के उस पद पर है, तो ये बहुत बड़ी बात है और इसका सम्मान करना चाहिए। राहुल जी, मुझे लगता है कि वोटर्स आज फैसला करेंगे बिहार के मुस्तकबिल का, बिहार के भविष्य का, और जो जनता फैसला करेगी वो सही फैसला करेगी। जनता पर विश्वास है,
क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। आपका बहुत शुक्रिया, और जितने भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेगा कवरेज लगातार जारी है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरें और अपडेट्स लगातार आपको देते रहेंगे बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के इलेक्शन को लेकर। बने रहिए हमारे साथ।